हेलो एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। दिशा टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करें, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, केवीएस के लिए जो हमारा टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम है, इसके अंदर में टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे करेंगे, राइट। तो चलते ज़रा एक बार सिलेबस की तरफ हम थोड़ा मुड़ेंगे। उसके बाद सिलेबस का बाद जो है पूरा डिस्कशन करने के बाद से कि आपके सिलेबस के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद फिर हम सिलेबस के जो मेन पॉइंटर्स हैं उन पे हम चलेंगे, यानी जो टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको सिलेबस का ये हिस्सा जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, स्कीम फॉर द एग्जाम फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द टीजीटी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका 180 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच होंगे। सेक्शन नेम में अगर आप देख रहे हैं, ये नेचर ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स का आपको दिख रहा है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर जो कि 20 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर भी 3 सेक्शंस आपके दे दिए हैं। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी आपकी 5 क्वेश्चन। फिर उसके बाद है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप जो कि 40 क्वेश्चंस हैं, जो आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। और फिर आपके पास में यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आता है, जो यहाँ देख रहे हैं, प्रोफेशनल जो है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि 100 मार्क्स का होगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये भी चीज़ अलग से स्पेशली मेंशन है, जो आप देख रहे हैं कि वेटेज ऑफ द रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी डेमो टीचिंग जो होगा वो आपका 15 और इंटरव्यू भी 70 एंड 30 जो इस अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब मैं आपको ले चलती हूँ ज़रा, यहाँ पर देखेंगे जो टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है, ज़रा वो हम एक बार देखेंगे ज़रा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ और आई होप इतना विजिबल हो रहा होगा। ठीक, डन। आई होप यहाँ से ये विजिबल होगा। ध्यान से देखेंगे ज़रा, सिलेबस में जो आपसे ये डिमांड करता है ना, जब हम टीजीटी के लेवल के बारे में हम बात करते हैं, इसका मतलब है 6 से 10 तक का पूरा एक बहुत अच्छी नॉलेज जो है साइंस के अंदर में वो एक्सपेक्ट करते हैं। साथ के साथ 11th एंड 12th का जो एक्सपोजर होगा वो भी हमें इसके अंदर में चाहिए होगा। तो वो मैं ज़रा आपको बताती हूँ। ज़रा यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस टेक्स्ट बुक क्लास 6 to 10। अब देखो, कहने के लिए यहाँ पर बोला गया है 6 to 10, तो 6 to 10 जो पूरा सिलेबस होता है ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम्स में आता है। लेकिन जब हम और वनडे एग्जाम्स देते हैं, चाहे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या फिर जितने भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिसमें आपका एक जनरल साइंस जो है वो पूछा जाता है, लेकिन जब हम टीजीटी एज अ सब्जेक्ट हम साइंस जब हम देखते हैं ना, वो डिमांड करता है कि और डीप में हमें जाना पड़ेगा। करेक्ट है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी। तो 6 to 10 तो आपको चाहिए। अब इसके आगे और देखेंगे, हाउ द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। आई होप आपको यहां से आइडिया लग गया होगा कि जो है वो हमें किस तरीके से हमें चाहिए होगा, यानी कि नॉलेज का बेस जो है वो तो 6 to 10 का एनसीईआरटी हो गया, बट एप्लीकेशन बेस पे अगर हम जाएंगे तो वो एट द लेवल ऑफ द ग्रेजुएशन वो होना चाहिए। इसका मतलब है 11th-12th बिना कहे ही उसके अंदर में उसके भी कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। आ रहा है समझ में? तो बेस हमारे पास यही है। आगे चलेंगे जरा। अब अगर सिलेबस के अंदर में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट आपके पास दिखता है कि मैटर, नेचर एंड बिहेवियर के बारे में, यानी ये आपको दिखता है, जिसके अंदर में हम डिस्कस करते हैं आपका सॉलिड क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, गैस क्या होगा। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे, जब हम पूरा एक सिलेबस के अंदर में जब हम इनके बारे में, जब हम मैटर का पूरा क्लासिफिकेशन करते हैं कि मैटर को जब आप क्लासिफाई करते हो फिजिकल बेसिस पे, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। केमिकल बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा प्योर होगा, कौन सा इम्प्योर होगा। प्योर के बेसिस पे भी हम आगे चलेंगे, कौन सा एलिमेंट है, मेटल है, नॉन मेटल, ये सब हम बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, किस तरीके से आपका जो पानी है, जैसे अगर हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम देखते हैं कि पानी जो है लिक्विड स्टेट में है, और जैसे अगर आपका सनराइज अगर पड़ेगा तो हमें ये पॉइंट भी समझ में आता है कि लिक्विड, how the liquid will get changes into the आपका लिक्विड स्टेट से हाउ इट गेट चेंजेस इनटू द गैसियस स्टेट, यानी इवापोरेशन वाला जो प्रोसेस होता है। फिर कंडेंसेशन का कौन सा प्रोसेस होगा, जिसमें आपका जो बादल है, जो बारिश बन के नीचे की तरफ आ रहे हैं, या ठंड के टाइम पे जो ओस देखने को मिलती है, तो वो कंडेंसेशन। तो इस तरीके का जो पूरा प्रोसेस है, आपने ना एक एनसीईआरटी में एक चार्ट देखा होगा जिसके अंदर में इवापोरेशन भी है, फिर उसके बाद से आपके पास कंडेंसेशन भी है, सब, फिर एक सब्लिमेशन आता है। जैसे कपूर होता है, कपूर को अगर आप जलाएंगे तो वहां पर वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज अ सब्लिमेशन। तो ये पूरा स्टेट जो है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनकी पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर एक डिस्कशन यहाँ पर कर दिया कि जो नेचर ऑफ मैटर है उसके अंदर में एलिमेंट क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, मिक्सचर क्या होगा। ये क्यों? क्योंकि इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। इस एलिमेंट के अंदर में हम आगे चलेंगे तो आपको मेटल, नॉन मेटल, वो सब देखने के लिए मिलता है।
मिक्सचर के अंदर में हमें ये पॉइंट समझ में आता है कि मिक्सचर जो है वो दो तरीके के होगा, या तो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। होमोजीनियस मिक्सचर भी इस तरीके से जो आपको पढ़ने को मिलेंगे कि भाई देखिए ऐसा है कि आपने ना नमक नींबू पानी लिए, इनके पार्टिकल्स इस तरीके से घुल गए जो अलग से उनके पार्टिकल्स विजिबल नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट हेट्रोजीनियस, जैसे पानी हो गया, रेत हो गया, तो वहां से आपको वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आपका ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। करेक्ट है, यानी क्योंकि इनके पार्टिकल्स अलग से विजिबल है। फिर उसके बाद से फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में भी हम देखेंगे। जैसे अगर इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं, और ये सब अब बहुत डिटेल में बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे हम। फिजिकल चेंज में आपको समझ में आता होगा, जैसे कागज है, कागज को अगर मैंने फाड़ा, दैट इज नोन एज अ फिजिकल चेंज। कागज को जला दिया, विदाउट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई चीज जलेगी नहीं, सो दैट इज नोन एज अ केमिकल चेंज। करेक्ट है, तो इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं जरा ये भी चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि कंपाउंड जो है ना, जो अभी हम यहाँ डिस्कस करें, कंपाउंड के अंदर में ये भी हम पॉइंट काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कंपाउंड के जो रेशियोज होते हैं वो फिक्स होगा। जैसे H2O एक कंपाउंड है, तो वहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा। तो और उनके जो H2O की जो प्रॉपर्टी होती है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग होती है प्रॉपर्टी, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं जरा, आपके जो सिलेबस में दिखा हुआ है नेक्स्ट जो टॉपिक है, पार्टिकल नेचर एंड देयर यूनिट्स, यानी कि एटम के बारे में, मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल फॉर्मूला फॉर कॉमन कंपाउंड, एटम और मॉलिक्यूलर मास, इन सब चीज़ों के बारे में एक स्टैंडर्ड जानकारी जो है वो चाहिए ही चाहिए होगा। फिर आपने बात करी कि जो एटम के अंदर में अगर आप देखते हो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर आप न्यूक्लियस में अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर के बारे में वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास के लिए अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिलाकर, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ देखेंगे। आगे चलते हैं जरा टॉपिक के अंदर में। फिर अब अगर ये समझ में आ गया तो केमिकल रिएक्शन किस तरीके से आप बैलेंस करेंगे, केमिकल रिएक्शन, इम्प्लीकेशन ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, इनकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज, वो सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। कौन सा एंडोथर्मिक होगा, कौन सा एक्सोथर्मिक होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होने चाहिए। फिर आपके पास आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अगर देखेंगे बहुत स्टैंडर्ड जो है ये चैप्टर है, किस तरीके से एसिड जो है वो टेस्ट में खट्टे होंगे, जो बेस होगा वो टेस्ट में कड़वा होगा, एसिड प्लस बेस जो है वो मिलेंगे तब आपका क्या किस तरीके से वो बनेगा, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये जनरली आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लेगा कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, मुंह का पीएच वैल्यू क्या होता है, क्यों चाहिए एसिडिटी, अगर जो है जैसे HCl है हमारे बॉडी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो स्टमक के अंदर में HCl पाया जाता है, वो कैसा होगा, एसिड होगा, बेस होगा, एसिडिक होगा। उससे क्या फायदा होता है, खाने का डाइजेशन बहुत ईजी होगा। तो ये सब भी इनडायरेक्टली आपसे पूछ लेगा। फिर आपके पास आते हैं मेटल और नॉन मेटल। बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा जो आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा होगा कि भाई जो मेटल्स होंगे, मेटल्स दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता तो एल्यूमिनियम का बर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलता, कॉपर का बर्तन देखने के लिए नहीं मिलता, लोहा जो है, लोहे का तवा नहीं दिखता आपको। तो दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पहले बहुत आसानी से गर्म हो जाता है और उस पर हम खाना बना सकते हैं। फिर अगर हमने बात करी कि दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम की तारें आपको क्यों मिलती हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर पाते हैं। आइडियली इसका जो लॉजिकल रीजन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13283, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जिनके पास होते हैं, जो मेटल्स होते हैं जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन उनके पास में है, उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो कर पाते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ है जो हम बहुत आसानी से बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे कि दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर वो सोनोरस होते हैं, उनके बजाने पर आवाज़ आती है। फिर लश्चरस होते हैं, जो है वो कहीं ना कहीं शाइनिंग होंगे। मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, यानी उनको पीट पीट के शीट्स में भी बना सकते हैं और उनको वायर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके की प्रॉपर्टीज जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और ठीक अपोजिट नॉन मेटल, और कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। जैसे जनरली बोला जाता है, जनरली जो मेटल्स आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट एक्सेप्शन कौन सा हो गया आपका, मरकरी। क्यों, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर किस में होगा, लिक्विड स्टेट में, जो कि थर्मामीटर में पाया जाता है। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर रिएक्टिविटी सीरीज और ये सारी चीज़ें, आयनिक कंपाउंड, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन प्रिवेंशन किस तरीके से होगा, ये सब देखेंगे। फिर आपके पास कार्बन कंपाउंड का जो पूरा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनके पूरी सारी जितनी भी चीज़ें उनके बारे में हम बात करेंगे। और फिर आपके पास में कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, ये सब कुछ आपसे डिमांड करता है सोप और डिटर्जेंट के साथ में।
ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि आपको दिखेगा बायो के अंदर में, जो सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइट की। जैसे अगर आप सबने इतना तो पढ़ा ही होगा कि अगर आप देखें जनरल मोटा मोटा तौर पे देखें, हमारी जो बॉडी है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सेल। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यूज को क्या बोलते हैं? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। लाइक फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमारा पूरा पाचन तंत्र होता है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी के बाद आपके पास क्या हो जाएगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी इस तरीके की चीजें जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर इनके अंदर में, सेल के अंदर में क्या क्या चीजें होती है, जैसे अभी ये लिखा है ना माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल हो जाएगा। फिर लाइसोसोम सुडाइरल बैग ऑफ द, ये आपका सेल हो जाएगा। क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर मेंबर्स, इनके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ाई करेंगे। फिर आपके पास आता है टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि ये आपको दिखेगा कि एनिमल और प्लांट टिश्यूज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस के अंदर में जो अभी आप देख रहे हैं ना कि लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग आप किसको बोलते हो? यानी कि भाई जो सांस लेगा, जिसको भोजन चाहिए होगा, है ना, जिसको भोजन चाहिए होगा, एक्सक्रीशन हो रहा होगा। और आपका प्लांट, एनिमल, ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट और एनिमल, ये पूरा डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। फिर आपको देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट। ये सारी जो टॉपिक्स है आपको क्लास 10th वाले में भी मिल जाएगा कि ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, यानी प्लांट को भी अगर आप देखेंगे ना तो ये पॉइंट समझ में आता है किस तरीके से आप पहाड़ों पर अगर आप जाओगे तो आपको ना बहुत सारे जो पेड़ है वो बहुत लंबे से आपको दिखेंगे, है ना, और उनकी पत्तियां छोटी छोटी होंगी ताकि बर्फ आसानी से गिर जाए। फिर इनमें ही एक कॉन्सेप्ट है जो कि डार्विन की थ्योरी की है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। करेक्ट है। तो ये डार्विन ने थ्योरी ऐसे नहीं दे दी, बहुत सारे प्लांट्स को, एनिमल को, सबको देखा और उसके बाद उन्होंने ये थ्योरी दी और ये वातावरण में बहुत फिट बैठती है। और ये भी पॉइंट, बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों के साथ में, किस तरीके से कैक्टस का प्लांट है उसकी पत्तियां छोटी होती हैं, पतली होंगी, नुकीली होंगी। क्यों? क्योंकि ताकि ट्रांसपिरेशन जो है यानी वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम से कम हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कैक्टस की पत्तियां बहुत बड़ी होती, चौड़ी होती, वाइड होती, तो सूरज की रोशनी अगर उस पर पड़ती ना, तो वो, राजस्थान में आपको पता है टेम्परेचर कितना होता है, उस टेम्परेचर को बियर करने के लिए ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पत्तियों का सतह सरफेस अगर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। अगर वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा वो पत्ती सर्वाइव ही नहीं करेगा, वो प्लांट ही सर्वाइव नहीं करेगा। तो अपने आप को वातावरण से लड़के जीने के लिए उसके अंदर जो एडॉप्टेशन या अनुकूलन हुआ उसकी वजह से कैक्टस की पत्तियां कटीली हो जाएंगी, ट्रांसपिरेशन कम होगा, कैक्टस का जो स्टेम होगा वो आपका ये फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेगा। ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैक्टस की जड़ें, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप ये बताइए कौन सा ऐसा प्लांट है जो राजस्थान एरिया में पाया जाएगा जिसकी जड़ें बहुत डीप अंदर पानी की खोज में जाती है, दैट इज नोन एज अ कैक्टस, है ना। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन द प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन, जाइलम फिलम, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, इस तरीके की चीजें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है प्लांट में और एनिमल में, उनके बारे में बात करेंगे। हेरिडेटरी और इवोल्यूशन, वो भी मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही अभी आपको बताया, वो भी। फिर फिजिक्स के ये बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको देखने के लिए मिलता है, ये आपका मोशन। अब इसके अंदर में अगर आप देखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग विद स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी बेसिक फिजिक्स का जनरल एक बहुत बेस से ही स्टार्ट किया गया है ना, ताकि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए। और उसके बाद से फिर आपका है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। फोर्स और न्यूटन लॉ के अंदर में जो फोर्स है, मोशन हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, इनर्शिया फॉर बॉडी, इनर्शिया मास, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन। आज ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगी मैं कि जनरली आपका अगर आप देखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर, वेक्टर, क्वांटिटीज, ये सब मैं पहले आपको आइडिया दे दूंगी। जनरली मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको दिखेगा, सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर चलूंगी, ताकि आपने पहले कितनी भी प्रिपरेशन कर रखी हो या पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, हर बच्चे के लिए सेम बेस पर मैं लेकर चलूंगी, ताकि बिल्कुल बेसिक से आपको मैं समझाऊंगी, है ना। मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि अगर पहली बार भी आप क्लास कर रहे हैं तब भी आप समझ पाए, कई बार रिविजन कर चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, टीजीटी की प्रिपरेशन कर चुके हैं, फिर भी अगर आप प्रिपरेशन करें तब भी आपको समझ में आ पाए, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं बिल्कुल बेस से आपको पढ़ाऊंगी, और जब एक बार कॉन्सेप्ट समझा ले जाऊंगी उसके बाद फिर लेवल बाय लेवल हम आगे बढ़ेंगे। जहां भी आपको लगता है आपको मेरी हेल्प की जरूरत है मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं और आपकी मदद कर पाऊंगी, ठीक।
तो उसी अकॉर्डिंग मैं पूरा बेस पहले एक बारी पूरा आपको फिजिक्स का जो बेस है वो मैं समझा के और फिर उसको लेवल बाय लेवल हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। करेक्ट है। तो ये अभी जस्ट थोड़ी देर बाद ही एक बारी हम डिस्कस करेंगे। बाकी और सिलेबस दिखा देती हूँ आपको। ग्रेविटेशन, जिसके अंदर में अगर आप देखें किस तरीके से पृथ्वी पर जो है वो ग्रेविटेशन आपका होता है, और इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर्मूले के साथ में। और फिर आपके पास में जो है ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास और वेट और फ्री फॉल, जो आपका लिफ्ट गिरती है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फ्लोटेशन, कोई चीज़ तैर रही है तो कैसे तैर रही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बुओयंसी। फिर आपके पास आता है वर्क एनर्जी पावर, ये भी बहुत ईजी और बहुत आसान सा टॉपिक है जो आपको देखने के लिए मिलेगा फिजिक्स के अंदर में। फिर आपके पास आता है साउंड में। साउंड में भी देखेंगे किस तरीके से मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, रेंज ऑफ हियरिंग क्या होगी, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको क्या होते हैं, इन सब के बारे में। ये जो चैप्टर्स हैं, इफेक्ट ऑफ करंट, अगर इनमें देखेंगे, जैसे आपने जो सारी चीज़ें आपने देख रखी है जो क्लास 10th में भी है और साथ के साथ ये 12th वाले में भी है। तो 10th में ही सारा बेसिक्स आपको बता रखा है कि आप ये बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर एनर्जी सप्लाई अगर आप दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना, करंट कैसे फ्लो करेगा, सीरीज का, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको टिप्स पे एक एक चीज़ समझा दूंगी। इतना एश्योर करती हूँ, अगर मन लगा के अगर आपने क्लासेस अगर देखी है ना, क्वेश्चन कर ले जाओगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। बस मन लगा के आपको साथ में मेरे साथ में पढ़ना है। करेक्ट है। तो ये आप सारी चीज़ें, फिर इलेक्ट्रिक पावर, एक एक फॉर्मूला मैं ऐसा बता दूंगी आपको कि ना जिस तरीके से हम डिस्कस करेंगे ये सब कुछ आपके टिप्स पे याद होगा, है ना, इसकी एश्योरिटी मेरी है। और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूंगी मैं। फिर उसके बाद से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो करंट है। कई बार आपने देखा होगा ना, लोग बोलते कि अरे कोई इस वायर के पास मत जाओ जहां पर ना ये अपनी तरफ खींच लेगा, बहुत ज़्यादा पावर का है तो अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मतलब है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर अगर जो है आपने करंट आप इस तरीके से आप दे रहे कि वो मैग्नेट की तरह काम करने लग रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है फूड प्रोडक्शन, जो बहुत आसान सा टॉपिक है कि भाई देखो ऐसा है, प्लांट और एनिमल की ब्रीडिंग कैसे होगी, जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। किसान किस तरीके से सीड का सिलेक्शन करेगा, क्या क्या तरीके होते हैं, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, मेन्योर, कैसे आपका जो है मेन्योर जो है वो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रीज में बनाया जाएगा कैसे, इसके अंदर में क्या क्या कंटेंट होते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट डिजीज, और ऑर्गेनिक फार्मिंग, किस तरीके से आप ऐसी फार्मिंग करें जिसमें केमिकल ना हो। आजकल बहुत ट्रेंड में है क्योंकि इसके नुकसान भी होते हैं जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। फिर नेचुरल फेनोमेनन, ये भी चैप्टर में आपके बिल्कुल टिप्स पे एकदम मतलब एकदम मेमोराइज हो जाएगा आपका। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है जो भी आप यहाँ पर देखें, एक्चुअल में इसमें इन्होंने बोला है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे आपका रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, फिर आपके पास में यहाँ पर जो है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सब कुछ जो है ना, रिफ्लेक्शन मैं आपको बताऊंगी कि अपनी तरफ से क्या क्या बता दूंगी। रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, फिर आपके कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इनके यूजेस, पूरा आपका जो चार्ट है वो, और साथ के साथ में कॉनकेव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, ये सब कुछ, साथ के साथ ह्यूमन आई, ये सब कुछ जो है ना वो बिल्कुल आपको क्लास मिस नहीं करनी है ना, मिस नहीं करनी है। इसकी जिम्मेदारी मेरी है कि वो मैं आपको एक एक टॉपिक समझा दूंगी, बस मिस नहीं करना है ना। और इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ में कि अगर आप मान लीजिए, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बता रही थी ये कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपसे किस तरीके के सवाल पूछ लेगा, आपको पता है प्लेन मिरर में होता है, पूछ लेगा भैया एक बात बताओ जरा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एम्बुलेंस उसके ऊपर में जो एम्बुलेंस जो गाड़ियाँ आती है उसके ऊपर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है, क्यों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि अगर आप प्रिंटेड टी शर्ट पहन के आप मिरर के सामने आप खड़े हो जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो लेटर्स है वो उल्टे आपको दिखेंगे, यानी राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको वहां पर बताऊंगी। फिर आपसे रिफ्रैक्शन में क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, आप ये बताइए, ग्लास है, ग्लास के अंदर में अगर आपने नींबू डाला है तो नींबू का एक्चुअल साइज कुछ और है, नींबू को पानी में डाल दिया ग्लास में, पानी वाले ग्लास में, तो उसका साइज कुछ और हो गया, दैट इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन। रात को तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, एक्चुअल में तो तारे टिमटिमाने नहीं चाहिए था, तो तारे के पास अपनी खुद की लाइट है, स्टार दे डू हैव देयर ओन लाइट, बट वो बहुत दूर हैं तो छोटे दिखते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन क्यों होता है, टिमटिमाते क्यों, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो दीज आर नोन एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द ऑल द कॉन्सेप्ट। आकाश नीला क्यों दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ट्रैफिक लाइट रेड कलर की क्यों दिखती है, बिकॉज द रेड कलर हैव दे डू हैव अ हाई वेवलेंथ।
सबसे कम लाइट कौन सी बेंड होती है? रेड कलर की लाइट बेंड होती है, क्योंकि डिस्पर्जन में जो वेबक्योर बनता है वॉयलेट से लेके जो VIB GYOR आप लिखते हो, आर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, वो सबसे कम बेंड होता है, इसीलिए वो फैलता नहीं है, बहुत दूर से दिखता है, इसीलिए खतरे का सिंबल रेड कलर का, ट्रैफिक लाइट में जो स्टॉप करने का सिंबल है रेड कलर का, इमीडिएट दिख जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ कराना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है क्लास को अटेंड करना और इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको उसके साथ मेंशन करना। जहां आपको लगता है मेरी मदद की जरूरत है मुझे जरूर बताइए, मैं आपको और हेल्प करूंगी, जितना मेरे एंड पर हो सकता है उससे कहीं ज्यादा 2 कदम आगे ही कोशिश करूंगी मैं आपकी मदद कर पाऊँ। आगे देखेंगे आर एनवायरमेंट में भी अगर आप देखोगे बहुत जबरदस्त चैप्टर है, इसको भी बिल्कुल टिप्स पे एकदम समझा दूंगी मैं कि इसके अंदर आप देखोगे किस तरीके से हमारा वातावरण है, किस तरीके से सूरज की रोशनी में जो पेड़ पौधे वो भोजन बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन है, जिसमें आपको अगर आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 जो कि ग्लूकोज बनाएगा, प्लस H2O जो कि ट्रांसपिरेशन में बाहर निकल रहा है, साथ के साथ में प्लस ऑक्सीजन जो वातावरण में जाएगा, और उसके अलावा इनको बैलेंस करना फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को, किस तरीके से सूरज की रोशनी में जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं उनके ऊपर हर्बीवोर्स डिपेंडेंट है, देन कार्निवोर्स डिपेंडेंट है, ओमनीवोर्स जो कि प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंडेंट है। ये सब कुछ एक फ्लो चार्ट के साथ में, डायग्राम के साथ में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। फिर आपको ये भी बताऊंगी मैं इसमें आगे चलकर क्या क्या हमारे वातावरण में प्रॉब्लम है, ओजोन की डिप्लीशन कैसे हो रही है, जो आपका फ्रिज है घर के अंदर में, जो AC है पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज कर रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही है जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वेस्ट प्रोडक्शन जो शहर में सबसे बड़ा मुद्दा है, गांव के अंदर भी एक इकोसिस्टम है जिस तरीके से फिर भी वेस्ट मैनेज हो जाता है, बट शहरों के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जिनका आसानी से अपघटन या डिकम्पोजिशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स, जैसे आपका कागज को अगर आप देखोगे इजिली डिकम्पोज हो जाएगा, कॉटन के कपड़े ये सब इजिली डिकम्पोज हो जाएंगे। वाई वी आर प्रेफरिंग द जूट ओवर द प्लास्टिक, बिकॉज जूट अगेन दैट कैन बी जो है दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, उससे वातावरण में नुकसान नहीं होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज और बहुत सालों साल वो रह जाते हैं, वातावरण में नुकसान पहुंचाते हैं, दैट इज नोन एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, दैट इज अ प्लास्टिक। सो वी शुड अवॉइड द प्लास्टिक। तो ये था हमारे सिलेबस में, है ना। तो सबसे पहले तो देखो कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले आपके हाथ में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिलेबस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। तो चलते जरा अब टॉपिक की तरफ जरा चलेंगे हम, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक। तो अब है हमारा ये जो कि AVS के अंदर में जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के अंदर में आपका सिलेबस जो है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बता रखा था कि सिलेबस ना मैं हमेशा ही सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ। सिलेबस के अंदर जो आपका टॉपिक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था फोर्स और न्यूटन्स लॉ, लेकिन उससे पहले मोशन की कुछ कुछ चीजें मुझे आपको बतानी पड़ेंगी, बेसिक्स बतानी पड़ेंगे, और उसके बाद ही हम उस पर आगे चलेंगे। तो जरा यहाँ चलेंगे, जरा सबसे पहले जनरल फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा हम एक बारी ब्रीफ अप कर लेते हैं कि ये होता क्या, और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। करेक्ट है, चलेगा, फेयर डील है कि हम पहले बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद ताकि सारे बच्चे जो है वो सेम लेवल पर आ जाए, चाहे पहले कितनी भी पहले आपने प्रिपरेशन करी है, एटलीस्ट बेसिक्स एक बारी समझ जाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं, ठीक। मैं आपके साथ किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए तैयार हूं, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसके लिए सिर्फ आपको यही चाहिए, आप मेरे साथ रोज बने रहो। आपको भी मेरे साथ उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ेगी जितना मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। चलते हैं जरा, सबसे पहले देखना जरा, जब हम जनरल फिजिक्स के बारे में हम बात करते हैं ना, यहां देखेंगे जरा, ध्यान से समझिएगा जरा, जो फिजिक्स के अंदर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले अगर आप देखेंगे जनरल फिजिक्स, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप देखोगे हमारे पास एक पॉइंट समझ में आता है, जैसे अगर आप देखेंगे एक होता है डिस्टेंस, एक होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है इनके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। पहले ये देखेंगे जरा, हमेशा जब भी फिजिक्स की शुरुआत होती है, जब हम मोशन के बारे में बात करेंगे तो स्पीड के बारे में बात होती है, वेलोसिटी के बारे में बात होती है, फिर आपसे एक्सेलरेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, और फिर उसके बाद डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अलग से स्केलर और वेक्टर सिलेबस में लिखा नहीं है, बट वो अंडरस्टूड है कि वो भी पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपसे फिजिक्स में यूनिट पूछ सकता है, आपसे स्केलर वेक्टर पूछ सकता है, ये सब कुछ ये एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जरा, ध्यान से समझिएगा, हमें ये बात पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। करेक्ट है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी,
फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, जैसे आपने ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मुझे निकालना है स्पीड, वो मैं कैसे निकालूंगी वो सिखाऊंगी, यूनिट कैसे निकालूंगी वो सिखाऊंगी। करेक्ट है, तो जरा देखेंगे जरा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पर अगर आप देखिएगा तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत इसमें, ये पॉइंट समझ में आ गया। मान लीजिए अगर इसका मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करती हूँ या फिर मैं इसमें एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप ये बताइए कि जो है मोहन जो है 10 किलोमीटर, मान लीजिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि मोहन जो है 10 किलोमीटर ये चलता है 1 घंटे में। करेक्ट है, ये सवाल आपके सामने है कि मोहन 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, आप ये बताइए कि स्पीड इसकी क्या होगी। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आप क्या करेंगे, आप इस केस में अगर आप यहाँ पर लिखेंगे जरा कि स्पीड इज इक्वल टू, मुझे समझ में आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं अभी लिख रही सॉल्व कर रही हूँ और इसको हटा दूंगी, अगले वाले क्वेश्चन पे कर लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मोहन जो है 10 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, मोहन वॉक 10 किलोमीटर, या मोहन, यहाँ लिखेंगे जरा, मोहन कवर्स 10 किलोमीटर in 1 hour. What is the speed of मोहन। करेक्ट है, मान लीजिए ये सवाल आपको दे दिया गया, अब आप क्या करोगे, आपको समझ में आता है भैया देखो ऐसा है, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मानते हैं कि नहीं मानते, करेक्ट है, डिस्टेंस आपने बोला भाई ये हो जाएगा 10 किलोमीटर, टाइम हो गया 1 घंटा 1 आवर, तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब मान लीजिए अगर आपसे ये पूछ लिया होता, आप ये बताइए स्पीड ऑफ मोहन इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इस केस में आप क्या करेंगे, ये भी हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले जाए। तो इसका मतलब है आपको ये भी पता होना चाहिए यूनिट को कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ इस केस में आप क्या करोगे, आपको पता है 2 तरीके हैं इसके, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ध्यान से देखिएगा जरा, और 1 घंटे के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जरा तो ये पॉइंट आप समझ सकते हैं, 1 घंटे के अंदर में 3600 सेकेंड होता है। 3600 सेकेंड कैसे आ गया, 60 इंटू 60 सेकेंड आ रहा है समझ में, 60 इंटू 60 सेकेंड जो है ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर लिख देती हूँ 1 आवर इज इक्वल टू, अगर हो सकता है किसी की मैथ्स कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग ना हो तो यहाँ से आप समझ जाइएगा कि ये हो जाएगा आपके पास में 3600 सेकेंड। करेक्ट है, तो यहाँ इसका मतलब है कि जो आपने लिखा था 10 किलोमीटर प्रति 1 घंटा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 इंटू 1000 अपॉन 3600। करेक्ट है, इसको मैं एक और तरीका है वो भी समझाऊंगी अभी। यहाँ देखेंगे ये 2 0 कट जाएंगे, उसके बाद से इसको हम लिखेंगे जरा 2 5 10 218, यानी इसको मैं सेम इसी तरीके से 10 इंटू 5/18 कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। अब आगे इसको और हम काट सकते हैं, 2 5 10 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 5 25/9 हो जाएगा। करेक्ट है, सही किया, 2 5 10 2 9 18, तो 25/9 हो जाएगा। और ये नंबर तो कटने से रहा, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, इसको मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। करेक्ट है, इस तरीके से आप निकाल सकते थे। अब एक तरीका और है, अब आप यहाँ से सीखा क्या, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18, यानी कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 1 किलोमीटर, यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर आपको बोल दिया जाए 1 किलोमीटर प्रति 1 आवर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5/18 मीटर पर सेकेंड से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। ये आपने अभी सीख लिया था, कैसे सीखा था वो भी मैंने अभी आपको सिखाया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और यहाँ पर हो जाएगा 3600 सेकेंड। अगर इनको काट देंगे आप तो ये हो जाएगा 2 5 10 और यहाँ पर हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है, तो ये आपने सीख लिया कैलकुलेशन, और ये हो गया नोट पॉइंट। चलिए खैर आगे चलते हैं। ये तो मैंने अभी आपको सिखाया इसके बारे में, अब मैं चलती हूँ यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन था जो अभी मैं आपको बता रही थी, इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब हम मुझे आपको बताना क्या है, जरा वो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस की यूनिट अगर आपने लिखी, मान लीजिए अगर आपने लिखी मीटर में, किस में लिखी आपने, डिस्टेंस की यूनिट आपने लिखी मीटर में, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, तो ये आपने स्पीड इज इक्वल टू लिख लिया आपने मीटर पर सेकेंड, जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। स्पीड क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अभी मैं स्केलर और वेक्टर भी अभी आपको समझाऊंगी। आगे देखिएगा डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से समझिएगा।
जैसे डिस्प्लेसमेंट है उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे ये होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, करेक्ट है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेलोसिटी होता क्या है, आप इस पे में लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। कैसे पता चला, तो पहले इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना पड़ेगा। जरा यहाँ देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा जरा। अब मैंने यहाँ पर जो भी मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता रही थी, यहाँ देखेंगे जरा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिखेंगे जरा, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। ध्यान से समझिएगा जरा, जैसा मैंने अभी आपको बताया डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिएगा जरा, मान लीजिए मोहन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं, है ना, तो ए से बी तक जाना जो कि 10 किलोमीटर पर था, और यहाँ से यहाँ तक आना जो कि मैंने अभी आपको बताया, चूंकि ये बी पॉइंट ही था, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर नहीं बताया, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आना, है ना। अगर मैं यहीं पर ही कर देती बी से सी तक, यानी यहाँ मान लीजिए आपका वो है ये हो गया स्कूल, और फिर स्कूल से बी पॉइंट ना करिए, केवल स्कूल कर दीजिए आप, है ना। तो यहाँ पर आपके पास में ये भी आपका स्कूल है और ये भी आपका स्कूल ही है, तो स्कूल से ये भी कर दीजिए। पॉइंट में आपको लगेगा कि इतना दूर है तो सेम पॉइंट क्यों किया हमने। स्कूल गए 10 किलोमीटर और फिर स्कूल से घर आए, ऑब्वियस सी बात है, ये भी हो गया 10 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 20 किलोमीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। अगर आप हाउस से घर, यहां पर अगर आप जाते हैं, मतलब ये हाउस से स्कूल जाते हैं और फिर आपने स्कूल से हाउस आ गए आप, हाउस, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर बनाया, ये आइडियली यहाँ से यहाँ तक का ही पॉइंट है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों होगा ऐसा, जस्ट अभी थोड़ी देर बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई अगर ये 10 किलोमीटर था तो ये 10 किलोमीटर पॉजिटिव था, ये 10 किलोमीटर नेगेटिव होता, और यहाँ पर चूंकि डायरेक्शन यहाँ पर चेंज है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। दूसरा एक केस और देखिएगा जरा, एक और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ देखिएगा जरा, मान लीजिए ये आपको बताया गया ये केस है, ये कैसा है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में आपको ये बोला गया, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है आपका 3 मीटर, ये है 4 मीटर, और ये है आपके पास में 5 मीटर, करेक्ट है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर। तो ये पॉइंट भी समझिएगा जरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या आइडिया इसमें लगेगा, डिस्टेंस अगर पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए यहाँ ए से बी तक का जो फाइनल डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस केस में आप यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से समझिएगा जरा, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि डिस्टेंस कितना होगा बी से ए तक, तो यहाँ पर आप बोलोगे 3 + 4 7 मीटर, यानी बी से ए तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस होगा 7 मीटर। लेकिन अगर इसी केस में आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो यहां पर लिखेंगे जरा, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, करेक्ट है। फिर जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ध्यान से समझेंगे, मान लीजिए कि आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखेंगे, आपके पास ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, ये मैंने अभी नाम ये इसी हिसाब से रखा है, ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो दूरी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर। अभी आया समझ में। एक और सवाल, अगर आपको एक और चीज पूछ ली जाए, ध्यान से देखेंगे, ये आपका है सर्कल, यहाँ है रेडियस r,
है ना। ये देखेंगे जरा, ये भी है डिस्टेंस और ये है डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा जरा, इस केस में जो डिस्टेंस पूछ लिया जाए कि भैया एक सर्कल है, सर्कल में पॉइंट ओ है, इस आप बताइए डिस्टेंस कितना होगा। कोई इंसान जो है सर्कुलर उसमें चल रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस कितना होगा 2πr। 2πr का मतलब ये सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज 2πr, इतनी दूरी ये चला है। इसी केस को डिस्प्लेसमेंट में देखिए जरा, यहाँ पर है ये आपके पास r हो जाएगा। अब इसको छोटा मत बनाइएगा, नहीं तो आप कहोगे कि मैम वो वाला बड़ा है ये वाला छोटा है। तो यहाँ पर सेम सर्कल है ना, तो यहाँ पर देखेंगे जरा ओ पॉइंट, यहाँ पर कोई पर्सन चल रहा है इसी सर्कुलर उस पे। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल पे अगर आप जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आप ये बताइए ये हुआ कैसे, ये कैसे हो रहा है। ध्यान से समझेंगे जरा, होता क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो अब यहाँ देखेंगे जरा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए अगर आपसे बोल दिया जाए स्केलर क्वांटिटी और ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हम केवल साइज के बारे में बात करते हैं, क्वांटिटीज जिसमें हम केवल साइज के बारे में बात करते हैं या मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। मैग्नीट्यूड जैसे यहां पर लिखेंगे जरा राम, यहां पर लिखा आपने, ये कोई और एग्जाम्पल आप एक लिख लीजिएगा जरा। मान लीजिए राहुल जो है कवर्स 10 किलोमीटर, आपने लिखा राहुल कवर 10 किलोमीटर। यहीं पर अगर आप देखेंगे जरा, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज जिसमें साइज यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी होगा, साथ के साथ डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाएगा, करेक्ट है। इस केस में अगर हम देखेंगे जरा, तो यहाँ पर लिखेंगे जरा, ये पॉइंट है जिसके अंदर में साइज मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा। इस केस में हम देखेंगे एग्जाम्पल में हो जाएगा राहुल, लिखेंगे कवर्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। इनके में मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको केवल मैग्नीट्यूड दिख रहा है और यहाँ पर जो है आपको ये डायरेक्शन भी दिख रहा है, करेक्ट है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो इसका मतलब है ऐसी क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा वो आपका स्केलर क्वांटिटी, जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होगा वो आपके पास होगा वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अब ध्यान से समझिएगा जरा, आगे चलते हैं। अब जो हम यहाँ पर लिख रहे थे ना, यहाँ देखिएगा जरा क्या क्या पॉइंटर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नोट पॉइंट लिखिए जरा, क्या क्या होगा यहाँ पर। नोट पॉइंट, स्पीड जो है, स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस टाइम आर स्केलर क्वांटिटीज। ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटीज, है ना, करेक्ट है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, इस केस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट आपने निकाल ली है मीटर पर सेकेंड। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पीड में भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, वेलोसिटी में भी ये मीटर पर सेकेंड ही होगा, करेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे जरा नोट पॉइंट, यहाँ लिखेंगे आपका नोट पॉइंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिएगा जरा, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन, वो भी अभी मैं बताऊंगी आपको। एक्सीलरेशन, ये सब क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सीलरेशन कहां से निकलता है, जरा ये देखिएगा जरा, यहां पर एक्सीलरेशन जो होगा, अगर आप देखोगे ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम।
इसको बोलेंगे मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, जो कि ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। यहां से समझ में आ गया। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मुझे जो टॉपिक पढ़ाना है वो आपको पढ़ाना है फोर्स, और जो आपका अभी मैंने बताया था आपको टॉपिक का नाम था जो आपका फोर्स और न्यूटन्स लॉ, जिसके अंदर में न्यूटन का पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, वहाँ मुझे एक्सेलरेशन की ज़रूरत थी। मुझे ये बेसिक्स आपको समझाने थे, तभी मैं उसके ऊपर मैं आगे बात कर पाऊंगी। आगे चलते हैं ज़रा। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया। इसी तरीके से हम, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला था वो भी मैंने आपको समझा दिया है। करेक्ट है। ठीक है, अब मैं आगे चलती हूँ ज़रा, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हम चलेंगे और काफ़ी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। ये वाला पॉइंट मैं हटा देती हूँ, है ना। ये नॉर्मल कैलकुलेशन था, वो तो समझाने के लिए मैंने किया था, तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलेंगे, आगे डिस्कस करते हैं ज़रा जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक का नाम लिखिएगा ज़रा, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, है ना, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। ध्यान से समझिएगा ज़रा, जब हम फोर्स के बारे में बात करते हैं ना, तो इन जनरल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये बताओ ज़रा फोर्स होता क्या है, तो ये पॉइंट हमें साफ साफ समझ में आता है कि भाई देखो ऐसा है कि जो फोर्स होगा ना वो आपके पास क्या हो जाएगा, जनरल, इन जनरल में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो फोर्स आपके पास क्या होता है कि फॉर्मूला वाइज अगर आप जाओगे तो ये होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट है। और डेफिनेशन वाइज अगर जाएंगे, पुश या पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, या तो आप पुश कर रहे हो या तो आप पुल कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो अब आगे जरूर बात करूंगी मैं ज़रा नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले आपको इनर्शिया इन सब के बारे में डिस्कस कर दूं, और उसके बाद से फिर हम आगे इस पॉइंटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज़रा ये अभी फोर्स और इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एक पॉइंट लिखिएगा ज़रा, क्योंकि मुझे जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वो किस तरीके से डिराइव होके मिलेगा, वो भी पॉइंट हमें समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं ज़रा कुछ कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यूनिट आपके उसमें सब्जेक्ट में सिलेबस में लिखा नहीं है, बट मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जनरली जो है यूनिट्स निकालना पता होगा। फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा जो है वो आपसे डिस्कशन कर ही लिया है आपसे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है ना। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि न्यूटन के मोशन के बारे में अगर मैं बात करती हूँ ज़रा, जो न्यूटन लॉज ऑफ द मोशन होगा, है ना, तो न्यूटन लॉज ऑफ द मोशन के अंदर में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमें ये पॉइंट समझ में आता है, न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। करेक्ट है। फर्स्ट लॉ का मतलब ये होता है कि भाई इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है, जो चीज़ चल रही है वो चलते रहना चाहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सब मैं लिखवाऊंगी अभी, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप इसके अंदर में अगर आप देखेंगे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होगा उसके हिसाब से हमें समझ में आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो चीज़ रुकी थी वो रुकी रहना चाह रही थी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि बस के अंदर में जो है बस ड्राइवर है, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और उनकी बॉडी जो है वो बस के साथ में ही स्टैटिक पोजीशन में है। जैसे आपने वहाँ चाबी लगाई, गाड़ी को आगे आपने मूव किया, तो क्या होगा, जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी तो जो बॉडी है, जो लोगों की बॉडी है वो क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा। जैसे अचानक से ऐसे बैठे हुए, अचानक बस ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई, बॉडी पीछे की तरफ जाएगी। क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो इसके पीछे जो रीजन है दैट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी हमारी बॉडी जो है रुकी हुई थी, वो रुकी ही रहना चाह रही थी। करेक्ट है। दूसरा सवाल आएगा कि आप ये बताइए कि जब भी कोई गाड़ी चल रही है, अचानक से जब हम ब्रेक लगाते हैं, बगल वाली सीट पर जो लोग बैठे हुए या पीछे वाली सीट पर जो लोग बैठे हैं उनकी बॉडी आगे की तरफ क्यों आती है? क्योंकि गाड़ी चल रही है तो हमारी बॉडी भी उसके साथ चल रही है। अचानक से अगर ब्रेक लगेगा तो हमारी बॉडी जो है वो आगे की तरफ आती है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर में ना वो भी होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, एयर बैग होता है। गाड़ियों के अंदर एयर बैग भी होता है ताकि जो जान है वो सुरक्षित रह पाए, है ना। और जो है ब्रेक सिस्टम भी इसीलिए जनरली जो है वो बनाए जाते हैं, अगर आप वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एयर बैग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही वाला कॉन्सेप्ट होता है, ताकि एटलीस्ट जान बच पाएगी। तो जब भी ब्रेक लगाएंगे तो बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं आगे की तरफ झुकेगी। क्यों? क्योंकि वो मोशन में थी, वो मोशन में रहना चाह रही थी। स्कूटी पे भी ब्रेक लगाएंगे तब भी बॉडी आगे की तरफ आएगी, गाड़ियों में ज़्यादा दिखता है। अचानक से बस में भी जो लोग बैठे हुए हैं, अचानक से आपने, बस चल रही है, अचानक से ब्रेक किसी ने लगाया तो बॉडी क्या हो जाएगी, आगे की तरफ आ जाएगी। तो ये हो गया आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। करेक्ट है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है।
तो अब अगर आपको पहले मैं फोर्स का एक डेफिनेशन है वो मैं लिखवा देती हूँ और उसके बाद से इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे, करेक्ट है। तो पहले सबसे पहले जो है वो आपका फोर्स के बारे में लिख लीजिए और इसी के अंदर जो आपका जब हम मोशन के इनके बारे में बात करेंगे तो वहां से आपका फॉर्मूला जो है वो निकल कर आएगा। तो लिखिएगा जरा, फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज, यहां पर लिखेंगे जरा, फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज, यानी किसी भी चीज के ऊपर में जो अभी आपका एक्सटर्नल कॉज होगा। तो फोर्स जैसे मैंने बताया इज द एक्सटर्नल कॉज विच व्हेन एक्ट ऑन अ बॉडी, विच व्हेन, ये क्या हो जाएगा, विच व्हेन एक्ट ऑन अ बॉडी, जब ये बॉडी पे करेगा, विच व्हेन एक्ट ऑन अ बॉडी चेंजेस और ट्राइज टू चेंज, चेंजेस और यहाँ पर या तो चेंज हो रहा है या तो ट्राई टू चेंज, यहाँ पर चेंजेस और ट्राई टू चेंज, यहाँ पर मैंने बताया ट्राइज टू चेंज इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इनिशियल स्टेट ऑफ या तो जो इनिशियल स्टेट है किसका, रेस्ट का या मोशन का, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ बॉडी, करेक्ट है। तो मैंने अभी आपको बताया फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज विच व्हेन एक्ट ऑन अ बॉडी चेंजेस और ट्राई टू चेंज इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यहाँ रेस्ट पर है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन पे है तो रेस्ट पे। मान लीजिए किसी ने उधर से बॉल फेंकी, मैं बैटिंग कर रही थी, तो जो बॉल मूविंग में आ रही थी मैंने उसको बहुत जोर से उसको चेंज किया, तो डायरेक्शन भी चेंज होता है। और फिर एक पॉइंट पर ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए कोई बॉल रुकी हुई थी, मैंने जैसे फोर्स अप्लाई किया तो वो बॉल मूव करने लग गई, तो डायरेक्शन भी चेंज कर गया और उसके बाद से ये जो बॉल थी उस पर हमने किया तो वो आपका मूविंग होने लगा। कई बार दो बॉल ऐसी ड्यूस की बॉल आती इतनी स्पीड से आती है और जैसे आपका कोलाइड करेगा इस टाइम पे रुक जाता है, ऐसा भी होता है। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं, करेक्ट है। तो ये वाला पॉइंट अभी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद से हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, पुश और पुल, जैसे मैंने भी आपको बताया था, पुश या पुल, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन कोलाइडल स्प्रिंग, एक्शन, रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब क्या है, एक तरीके के फोर्सेस ही हुए होते हैं, है ना। तो ये भी पॉइंट आप समझ सकते हैं, या फिर जनरली आप लिख सकते हैं पुश और पुल आप कर सकते हैं, ठीक। फ्रिक्शन भी अभी मैं डिस्कस करूंगी किस तरीके से जो फ्रिक्शन होगा वो आपका कांटेक्ट फोर्स होगा या फिर आपका जो है वो कौन कौन से फोर्सेज होंगे जो कि आपका कांटेक्ट होंगे, कौन से आपके नॉन कांटेक्ट फोर्सेज होंगे, इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा छोटा सा पॉइंटर जो है ना वो भी मैं एक आपको बता देती हूँ ताकि ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो जरा लिखेंगे, जरा कुछ कुछ पॉइंटर्स लिख लीजिए, एक पॉइंट लिखिएगा जरा, पहले ये कर लेते हैं फिर न्यूटन के लॉ कर लेते हैं। आपके सिलेबस में ये मेंशन तो नहीं किया गया लेकिन कल को अगर आपसे ये पूछ ले जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, हो सकता है ये आपसे पूछ ही ले। अब इसमें होता क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट में रहना जरूरी है ना। जैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में भी मैं आपको बहुत तसल्ली से आराम से समझाऊंगी कि होता क्या है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना वो अच्छा और खराब दोनों होता है, उसके बारे में भी अभी डिस्कस करूंगी मैं आपसे, कैसे अच्छा होगा कैसे खराब होगा। जूते घिस जाएंगे तो खराब हो जाएगा और ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं गाड़ी रुक जा रही तो अच्छा है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे जरा, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो दो तरीके से आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला भी पहले लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वही वाला है। मास एक स्केलर क्वांटिटी, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट है। ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर आपने F इज इक्वल टू आपने एम ए लिखा, इसको लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। यूनिट में आप क्या लिखेंगे, इसकी जो यूनिट हो जाएगी जरा वो देखेंगे, यूनिट हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे पता चला, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लिखेंगे जरा, देखिएगा जरा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपने गाड़ी में एक्सेलरेटर देखते हो ना, ज्यादा एक्सेलरेटर दबाएंगे ज्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू होता है वी अपॉन टी, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक, ध्यान से समझिएगा। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन।
दूसरी चीज, इसका ये आपका एसआई में न्यूटन है, लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम में अगर आप जाएंगे उसमें ये क्या हो जाएगा, डाइन। और एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। करेक्ट है, ध्यान में आ गया। तो एक जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते हैं तो उसके अंदर में एक आता है आपके पास में केजीएस सिस्टम होगा, एफपीएस सिस्टम होगा, सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। करेक्ट है, यहाँ पर ये सारी चीजें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में थी या न्यूटन था, लेकिन सीजीएस सिस्टम में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। करेक्ट है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, और मैंने अभी आपको बता दिया, यहाँ पर नोट पॉइंट में आपको बता दिया, फोर्स एक क्या हो जाएगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। यूनिट भी मैंने आपको सिखा दिया, अब ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर क्या आपके पास हो जाएगा, दो तरीके से हम देखेंगे, एक होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ये हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिर्फ आपको थोड़ी सी जानकारी आपको इसके बारे में देनी है ना, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑकर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऑकर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, यहां पर अगर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, ऑकर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, आर इन, ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो है वो फिजिकल कांटेक्ट में रहेंगे। एग्जांपल में आप क्या क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स। यहाँ पर देखेंगे जरा क्या क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स। यहाँ लिखेंगे जरा फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स और टेंशन फोर्स। करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्रिक्शन फ्लक्स पे भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होगा जब भी कोई चीज एक दूसरे से रब करेंगे तो उस पर आपके पास क्या होगा, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। टेंशन फोर्स, ये पॉइंट भी हमें समझ में आता है कि भैया ये जब दो ऑब्जेक्ट जो है पुल्ड अपार्ट होंगे तब वहां पे क्या काम करता है, टेंशन काम करता है। करेक्ट है। राइडिंग अ बाइसिकल, पासिंग अ फुटबॉल, ये सारी चीजें एग्जाम्पल आती है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में अगर आप देखोगे तो क्या क्या देखेगा, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आपके पास क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर आप देखेंगे भाई जो F=g m1m2/r², कोई भी चीज जो है पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे ऐसे छोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। कैसे, क्योंकि पृथ्वी का अगर आप देखेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से चीजों को अपनी तरफ खींच ले पा जाता है, और इसके लिए दो चीजों का कॉन्टैक्ट में नहीं भी है तो भी उस पर वो लगेगा। सेम गोज फॉर द मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर आपका जो मैग्नेटिज्म होते हैं उनमें भी आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगा। अ फोर्स दैट कॉज इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जरा मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। करेक्ट है, ये सारा पॉइंट पोर्शन तो समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शन में दो तीन चीजें मैं आपको बस ऐसे वर्बली आपको बता देती हूँ, अलग से सिलेबस में लिखा नहीं बट बता देती हूँ, आपको पता होना चाहिए। आपको फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन अच्छा और खराब दोनों होता है। फ्रिक्शन की वजह से चीजें खराब होती हैं, हमारे जूते घिस जाएंगे, फुटबॉल लिया घिस जाएगा ज़्यादा यूज़ करने पर, है ना। तो जिनको कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे तो आपका लॉस होगा। साथ के साथ जब मशीनें हैं जब रेगुलर चल रही होती है एनर्जी का लॉस होता है, टायर चलते वो घिस जाते हैं। और फ्रिक्शन अच्छा किस मामले में, इफ आई एम एबल टू राइट समथिंग ऑन दिस वाइट बोर्ड, सो दैट इज द गुड पॉइंट और द बेनिफिट ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसलिए लिख पा रही हूँ। पेंसिल से कॉपी पर लिखना, अगेन सेम चीज, गुड पॉइंट ऑफ द फ्रिक्शन। वाइट बोर्ड पर या आप कर सकते हैं, जैसे ये तो आपका वाइट बोर्ड है जिसमें मैंने पेन से लिखा, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना, दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। इफ वी आर एबल टू वॉक, हम चल पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट ऑफ द फ्रिक्शन, है ना। अगर स्लिपरी सरफेस होता, बर्फ होता, आसानी से आराम से गिर जाते, स्लाइड होके गिर जाते। करेक्ट है। छिलका है, केले का छिलका होता है, आपने देखा होगा स्लिपरी सरफेस है तो उस पर हम फिसल जाते गिर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। घर्षण को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। अगर मान लीजिए दरवाज़ा है, चरचराहट मरमराहट की आवाज़ अगर आ रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करके आप उसका फ्रिक्शन आप कम कर सकते हैं। करेक्ट है। कैरम बोर्ड खेल रहे हैं आप, उस पर आपने पाउडर डाल दिया, फ्रिक्शन कम हो गया तो आसानी से एक जगह से दूसरी कैरम बोर्ड की गिट्टियाँ चली जाती हैं। कबड्डी खेल रहे हैं तो लोग आपने देखा होगा यहाँ पर मिट्टी लगाते हैं ताकि ना पकड़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी।
बैडमिंटन खेल रहे हैं, उसकी ग्रिप पकड़ी जाती है तो ग्रिप में फ्रिक्शन वो लगाया जाता है ताकि उसको पकड़ने में आसानी हो सके। बैट को पकड़ने के लिए ग्रिप लगाया जाता है ताकि उसको पकड़ने में आसानी हो सके। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको गुड टू नो इन्फॉर्मेशन था जो मैंने अभी आपको बता दी। अब मैं चलूंगी ज़रा न्यूटन्स लॉज ऑफ द मोशन पे, जो अभी मुझे आपके साथ में डिस्कस करना था, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे ज़रा हम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन ध्यान से समझिएगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, 3 चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया का भी हम बोलते हैं। जरा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और आगे चलकर ये पॉइंट भी हमें समझ में आता है कि इसके अंदर में इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों आपको मिल जाएगा। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। करेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे जरा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आइडियली देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर इनर्शिया, आगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों देखने के लिए मिलेगा। करेक्ट है। और इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इनके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट लिखेंगे जरा, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, न्यूटन फादर ऑफ द फिजिक्स एस्टैब्लिश द लॉज ऑफ द मोशन। इनकी बुक थी प्रिंसिपिया, ये ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे जरा, न्यूटन लॉज ऑफ द मोशन में न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स, यहां पर एक पॉइंट लिख दीजिएगा, न्यूटन यहाँ पर देखेंगे जरा, न्यूटन को हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, फादर ऑफ द फिजिक्स, एस्टैब्लिश द लॉज ऑफ मोशन, एस्टैब्लिश्ड यहाँ पर देखेंगे जरा, न्यूटन ने एस्टैब्लिश किया है जो कि आपका लॉज ऑफ द मोशन, जो मैंने अभी आपको बताया था, लॉज ऑफ द मोशन, इन हिज बुक प्रिंसिपिया, इन हिज बुक है ना। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स एस्टैब्लिश लॉज ऑफ द मोशन इन हिज बुक, जो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपिया, है ना। पढ़ाते पढ़ाते कॉफी पीना भूल गई। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते भूल जाती हूँ कि अब पानी भी पीना है। खैर, आप भी पढ़ते रहिए और कहीं ना कहीं पढ़ते रहिए और बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। हाँ जी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कोई बात नहीं। न्यूटन का फादर ऑफ फिजिक्स एस्टैब्लिश लॉज ऑफ द मोशन इन बुक प्रिंसिपिया, जो अभी हमने डिस्कस किया, कई बार ये भी जनरली पूछ लेते हैं, तो ये आपका पता होना चाहिए। करेक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जरा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या क्या पॉइंटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, एवरी बॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट, यानी हर एक बॉडी अगर जो रुकी है, रुकी रहना चाह रही थी, जो मोशन में वो मोशन करना चाह रही थी विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस अंटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम ना करे। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैलीलियो और लॉ ऑफ इनर्शिया हम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जरा, एवरी बॉडी मेंटेन्स, न्यूटन का फर्स्ट लॉ में लिखेंगे जरा, एवरी बॉडी हर एक बॉडी जो है, एवरी बॉडी लिखेंगे जरा, मेंटेन्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इनिशियल स्टेट ऑफ
रेस्ट, या तो जो रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे रहना चाह रही थी, जो मोशन कर रही थी वो मोशन में रहना चाह रही थी, और इसके एग्जाम्पल्स पूछेगा वो आपसे। विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर देखेंगे जरा, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जो से मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर, जो कि स्ट्रेट लाइन में, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर, यानी कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है इस पे काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ गैलीलियो और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लिखेंगे जरा, फर्स्ट लॉ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट आप लिखिएगा जरा। फर्स्ट लॉ जो आपको देखने के लिए मिलेगा तो इसको हम लिखेंगे जरा, फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ गैलीलियो, यहाँ पर देखेंगे जरा, इसको हम या तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ गैलीलियो हम बोलेंगे, या फिर और लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप एक बात बताओ, लॉ ऑफ इनर्शिया होगा क्या, और आजकल जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपसे ना बाइफरकेट डेफिनेशन कम और आपसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया जाएगा। तो इनर्शिया में लिखेंगे, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट बॉडी अपोजेस द चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट, यानी वो चाहती है कि जो भी उसका जो भी चाहे रेस्ट का है चाहे मोशन का जो पोजीशन है उसको वो रेजिस्ट करेगा। तो लिखेंगे इनर्शिया, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ध्यान से समझेंगे जरा। तो लिखेंगे जरा, इट इज अ प्रॉपर्टी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, तो ये पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी अपोजिट इट्स मोशन, बॉडी जो है अपोजिट चेंज इन इट्स स्टेट, अपोजिट चेंज इन इट्स स्टेट, यानी जो भी उसकी स्टेट है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन इट्स स्टेट, जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ के साथ में जैसा मैंने अभी आपको बताया था, चेंज इन इट्स स्टेट, है ना। इसके अलावा स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो लिखेंगे जरा, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, सेम वही चीज जो अभी मैंने अभी आपको बताया था कि जो बॉडी रुकी रहना चाह रही थी वो रुकी थी, वो रुकी रहना चाह रही थी, जो मोशन में थी वो मोशन ही करना चाह रही थी, विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से समझिएगा जरा, इसका जो एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, जो पेपर में आपसे पूछ लेगा, जो पूछा जाता है, जरा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, दोनों के जो एग्जाम्पल्स है ना, जरा वो ध्यान रखिएगा, क्या क्या चीजें आपसे पूछ लेगा, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो सबसे पहली चीज जो आप लिखेंगे इसमें, कि अचानक से, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, इसमें ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मैं एग्जाम्पल्स इसके बता रही हूँ, एग्जाम्पल ही आपसे पूछेगा, ध्यान से देखिएगा जरा। मान लीजिए कि कोई बस ड्राइवर है ना, यहाँ पर बस ड्राइवर है जो गाड़ी को गाड़ी को चला रहा है, करेक्ट है, और यहाँ पर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। दो चीजें होंगी, पहली कंडीशन पे रेस्ट ही लेकर चलते हैं, ध्यान से समझेंगे जरा। अब यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए, पहली कंडीशन ये हो गई, व्हेन बस इज एट रेस्ट, ध्यान से समझिएगा जरा, व्हेन बस इज एट रेस्ट सडनली बस ड्राइवर
starts the bus, the passengers start the bus and moved, passengers sitting in bus moves backward. और रीजन क्या है? अब यहां पर आता है रीजन, इट इज बिकॉज ऑफ inertia of rest. Bus was in rest, passengers were in rest, they want to be in rest position. Rest position, करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया. therefore moves back, therefore their body इनकी बॉडी अचानक स्टार्ट करने पर पीछे की तरफ जाएगी. करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? डन, क्लियर है ये. अब हम बात करेंगे जरा नेक्स्ट वाले पॉइंट पर. आगे आता है एक और सवाल, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा. आप ये बताइए, यहां पर लिख देती हूं मैं, व्हेन, ये फर्स्ट सिचुएशन है, व्हेन बस इज एट रेस्ट, तो यहां पर हो जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक, आगे दूसरे सवाल में यहां लिखेंगे जरा, सेकेंड सिचुएशन, व्हेन बस इज, when car is moving and suddenly applied brake, करेक्ट है. मान लीजिए एक गाड़ी है, यहां देखिएगा जरा, अब बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन इसको ये मत समझिएगा, है ना. और एक इनके बगल में भी कोई बैठा हुआ है, या इनका लैपटॉप का बैग है, या कुछ और भी है ना. ध्यान से समझिएगा जरा. मान लीजिए व्हेन कार इज मूविंग, यहाँ लिखेंगे जरा, व्हेन कार इज मूविंग आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, बॉडी जो, जैसे अगर कार अगर मूव कर रही है, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, जैसे ही आपने ब्रेक को अप्लाई किया, बॉडी मूव्स फॉरवर्ड, इसके पीछे रीजन क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ inertia of motion. It is because of inertia of motion. तो when, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये किसकी वजह से होगा? inertia of motion की वजह से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा. करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि कार जैसे मूव कर रहा था, बिकॉज इनर्शिया ऑफ मोशन व्हाइल कार वाज मूविंग, तो यहां पर अगर आप देखेंगे कार जो है वो मूव कर रहा था, बॉडी वाज आल्सो इन मोशन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कार तो मूव कर ही रहा था, उसके साथ जो बॉडी था वो भी मोशन में था, और अचानक से ब्रेक अप्लाई करने पर, व्हेन अप्लाइड ब्रेक,
body resist and to make balance, body resist and move। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक अप्लाई करने पर moves in forward direction। है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये सारे पॉइंटर्स जो हैं वो आपको साफ साफ समझ में आ जाएंगे। करेक्ट है। अब इस तरीके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा, जब कोई गाड़ी बहुत अचानक से आप चला रहे हो तो उस टाइम पर क्या होगा कि अगर कहीं बेंड करना होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें विपरीत दिशा में जाना पड़ रहा होता है। ये भी पॉइंट आता है। फिर आपके पास एक ये भी होगा कि आप ये बताइए, धूल लगे हुए कपड़े हैं, कोई कपड़ा हो गया, कंबल हो गया, कारपेट हो गया, डंडे से पीटने पर धूल के कण जो है वो अलग हो जाते हैं। ये भी किसी के अंदर में आएगा, वो इसी के अंदर में आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के मतलब ये आपसे पूछ लेगा, क्योंकि उसके जो कण थे वो चुपचाप बेचारे आसानी से उसी में बैठे रहना चाह रहे थे, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अगर आप देखेंगे इनर्शिया के एग्जाम्पल लिखेंगे जरा, एग्जाम्पल्स ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे जरा, नेक्स्ट लिखिएगा एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मान लीजिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था, पहला इसमें अगर ये दोनों सिचुएशन तो आप देख ही चुके हो। तीसरी वाली सिचुएशन में मान लीजिए कोई एक टर्न है, यहाँ पर कोई गाड़ी जो है, जैसे हम चलते हैं ना सड़कों पर ऐसे टर्न हुआ करते हैं, तो जब सड़कों पर अगर ऐसे टर्न हुआ करते हैं तो यहाँ पर जो गाड़ी चला रहा होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो पीछे की साइड में जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा। अचानक से जब टर्न लेना होगा तो वो थोड़ा सा बेंड होके लगेगा, है ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिख देती हूँ, ऑन अ कर्व surface of a road, on a curved surface of a road while driving on bike, we need to maintain balance in opposite direction। यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, हमें अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, इनर्शिया की वजह से। ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा जरा, कि अगर आपके पास एक और आता है कि कारपेट है, कपड़े हैं उन सब में, या ब्लैंकेट है, तो डस्ट पार्टिकल्स कई बार वाइल, अगर आपने कंबल को, कपड़े को, क्विल्ट को, इन सबको अगर आप डंडे से पिटाई कर रहे होते तो उस टाइम पर क्या होता है कि उनके जो धूल के जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन अ कोट ब्लैंकेट इज बीटन बाय अ स्टिक, लिखेंगे जरा, व्हेन अ कोट ब्लैंकेट क्विल्ट इज बीटन विद अ स्टिक। यही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। आजकल थ्योरी कम और डेफिनेशन ज़्यादा पूछ रहा, बाकी थ्योरी तो हमें पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना ही चाहिए, एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस करते, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने बताया, कोट ब्लैंकेट इज बीटन बाय स्टिक, डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। एक और एग्जाम्पल लिखिए ज़रा, एक तो ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और नेक्स्ट वाले पॉइंट पर एक और पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। वो पॉइंट लिख लीजिएगा ज़रा, कि जो है ये तो होता ही है, साथ के साथ में पेड़ की अगर आपने देखा होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं, जब भी हम उनकी टहनियों को अगर हम हिलाएंगे तो फ्रूट्स जो है वो नीचे की साइड में गिर जाएंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा ज़रा, when branches of trees are shaken by us, fruits fall down। ये सारे एग्जाम्पल इसी के ही है।
करेक्ट है। और एक दो एग्जाम्पल और भी आप कर सकते हैं कि किसी कांच में गोली मारी जाए तो कांच में गोल छेद हो जाएगा, जबकि कांच में पत्थर मारने पर कांच टूट जाता है। इस तरीके की चीज़ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूटन का जो सेकंड लॉ होगा उसके बारे में हम बात करेंगे ज़रा। तो यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इससे पहले हमें मोमेंटम समझना पड़ेगा, तो लेट्स अंडरस्टैंड द मोमेंटम, वो होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मोमेंटम के बारे में अगर हम बात करेंगे ज़रा, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोमेंटम, ज़रा ये समझते हैं ये होगा क्या। मोमेंटम में अगर आप देखोगे ना, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। करेक्ट है। अगर आप डेफिनेट उस पे जाओगे फॉर्मूले वाइज पे, एक एक फॉर्मूला मैं आपको वो करा दूंगी और साथ के साथ फॉर्मूले की पूरी शीट भी जो है वो भी आपको मिल जाएगी। तो मोमेंटम में आप देखेंगे इट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो आपको देखने के लिए मिलता है। तो ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकल वाइज अगर हम लिखेंगे जरा, ये है मोमेंटम। अगर आपको फॉर्मूला आता है ना तो आप डेफिनेशन आराम से बना ले जाओगे। देखो जरा, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। मेरे साथ में फॉर्मूला लिखते जाना, फिजिकल क्वांटिटी और फॉर्मूला, फॉर्मूले की शीट भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट वाइज अगर आप लिखने जाओगे तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, यहाँ पर इसकी मोमेंटम यानी पी से अगर आप डिनोट करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, केजी और मीटर पर सेकेंड, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा जरा, इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ मोशन, इट इज measure of amount of quality of motion, है ना। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ मोशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। क्वालिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, कंटेन्ड इन अ बॉडी, कंटेन्ड इन अ बॉडी। करेक्ट है। एक बॉडी के अंदर में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ मोशन जो कंटेंट इन अ बॉडी होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे जरा क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और वी कैन से सेम वही चीज जो हमने यहाँ पर डेरिवेशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे जरा, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग बॉडी, property of a moving body is defined as product of प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। करेक्ट है। अच्छा, यूनिट भी अगर आपने देख लिया होगा तो यहाँ पर ये भी पॉइंट हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा न्यूटन के सेकेंड लॉ पे, है ना। तो नेक्स्ट लिखते हैं जरा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस केस में आपके पास क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जरा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे जरा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी यहाँ पर देखेंगे जरा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैंने बताया आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी यहाँ पर देखेंगे जरा, तो अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब ध्यान से समझिएगा जरा, यहाँ पर अगर मैं आपको ये भी बोलूँ, देखिएगा जरा, मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक्चुअली आप डिराइव कैसे कर सकते हो, देखो जरा, रेट ऑफ, अगर हम यहाँ पर बात करें, ध्यान से देखिएगा जरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
इसका मतलब क्या हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, है ना। ध्यान से देखिएगा जरा, अप्लाइड फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम में mv अपॉन टी, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो क्या मैं ये भी लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इज इक्वल टू एम ए। कैसे पता चला, क्योंकि ए एक्सेलरेशन आपके पास में, एक्सेलरेशन ये कहाँ से मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये मैंने सिखाया था कि नहीं सिखाया था, मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने पहले आपको बताया था। और यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन टी हो जाएगा। यहाँ से आपको निकलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट है। अगर एक भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि भाई देखो जरा, स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये सब समझ में आता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, है ना। फिर भी अगर लगे कहीं मेरे से और ज़्यादा हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो मुझे ज़रूर बताना। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम वी अपॉन टी, एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ए इज इक्वल टू होगा वी अपॉन टी। और इसकी यूनिट अगर आप निकालेंगे, हमने देख ही लिया था के जी मीटर पर, यहाँ पर देखेंगे ज़रा, तो यूनिट में आपके पास के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन हो जाएगा, ये आपके पास एसआई में होगा। और अगर आप सीजीएस सिस्टम में करते तो डाइन हो जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने के लिए मिलती हैं, करेक्ट है। इन्हें कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि न्यूटन का सेकंड लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड, ये स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जो है वो हमें इस यहाँ से पता चलता है, करेक्ट है। तो लिखेंगे जरा, न्यूटन्स लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ, नोट पॉइंट लिखेंगे जरा, यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखिए। कई बार इस तरीके के स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाएंगे, है ना, ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल में आपसे अगर पूछेगा तो आप ये देखेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसके क्वेश्चंस भी आपको साथ के साथ बताती चली जाऊं, ताकि आपका ना प्रैक्टिस भी साथ के साथ रहेगा कि जो आप पढ़ रहे हो क्या उसको अप्लाई कर पा रहे हो क्या। ये टीजीटी में मैं आपके साथ में इतना कर दूंगी। मैं ध्यान से देखिएगा, जो अभी मैं बता रही थी, न्यूमेरिकल में हो सकता है वो आपको पी की वैल्यू दे दे, है ना, पी की वैल्यू दे देगा, टी दे देगा, या फिर आपसे कह दे कि भाई देखो ऐसा है, वी की वैल्यू दे दे और आपको पी की वैल्यू दे दे, टी दे दे। यहाँ से आपको मास समझ में आ जाएगा। कोई भी इन सारी चीज़ों में से, चार में से तीन चीज़ दे देगा तो एक चीज़ पूछ लेगा तो आप कर ले जाओगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने आपको बताया, नोट के लिए ये पॉइंट लिखिएगा जरा, यानी कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जरा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड, न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो आपको क्या दे देगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, करेक्ट है। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे जरा न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, लिखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जरा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो लिखेंगे जरा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यहाँ पर लिखेंगे जरा, टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, हर एक पे अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, करेक्ट है। तो इसी को हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी हम बोलते हैं, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी इसको हम बोलते हैं। इसके ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा जरा, क्या क्या चीज़ें इसके एग्जाम्पल है जो पेपर में पूछ सकता है। रिकॉइल ऑफ अ गन हो जाएगा, मोशन ऑफ अ रॉकेट, रॉकेट में भी। अब मैं एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम्पल्स है ना वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक में पूछा जाए, ये हो सकता है कईयों में पूछा जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ज़रा, एक पॉइंट लिखिएगा, जो है न्यूटन का जो है आपका थर्ड वाला नियम जो मैंने अभी आपको बताया था, इसके अंदर में क्या क्या पॉइंटर्स आप लिख सकते हैं। मोशन ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का लॉन्चिंग ऑफ द रॉकेट, एग्जाम्पल लिखिएगा ज़रा, रॉकेट लॉन्चिंग, मोशन ऑफ रॉकेट। इसमें क्या माना जाता है, इसमें ये माना जाता है कि जो रॉकेट है अगर वो जा रहा है
है ना, कुछ इस शेप का जो रॉकेट है, तो यहाँ पर बहुत सारा फ्यूम छोड़ेगा, बहुत सारा धुआं छोड़ता है और वो एक तरीके से अपथ्रस्ट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्ट। एक तो ये दिखता है। फिर उसके बाद से दूसरे एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो रॉकेट लॉन्चिंग या मोशन ऑफ द रॉकेट, एक तो हमें ये दिख गया। उसके बाद से आता है कि गन जब हम चला रहे हैं, रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन में आपको क्या दिख जाएगा कि भैया देखो ऐसा है, गन हमने चलाया, गन हम आगे की तरफ चला रहे हैं, गन जो है वो हम आगे की तरफ चला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। गन आपने आगे की तरफ चलाया और यहाँ पर जैसे यहाँ पर बुलेट जो है वो आगे की तरफ गया, है ना, यहाँ पर देखेंगे जरा, बुलेट जो है आगे की तरफ गया, झटका जो है वो पीछे की तरफ लगेगा। होता है कि नहीं होता है? करेक्ट है, शादियों में चल रहा होता है, ऐसे नहीं चलाना चाहिए, कई बार घटनाएं कई सारी घट जाती है ना। तो एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद से आता है, अगर मान लीजिए कुएं से हम पानी निकाल रहे हैं, अचानक से वो टूट जाए तो वो तुरंत पीछे की साइड में चला जाएगा, है ना। तो ये भी, वाइल ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम द वेल, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक द मैन ड्रॉइंग द वाटर फॉल्स बैक, तो वो पीछे की तरफ आएगा। तो लिखेंगे वाइल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, यानी ये कुआं है, उस कुएं से मान लीजिए अगर आप ना वो निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, अब तो ऐसा होता नहीं है, तो कुएं से मान लीजिए अगर आप पानी निकाल रहे हैं, अचानक से ऐसा, और यहाँ पुली है ना, कोई खींच रहा है इसको, कोई इसको खींच रहा है, और अचानक से ऐसा हो जाए कि ये कट जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा और ये जो है पीछे आ जाएगा, फॉल्स डाउन। यहाँ पर लिखेंगे जरा, वाइल ड्रॉइंग अ वाटर फ्रॉम द वेल, इफ द स्ट्रिंग्स ब्रेक पर्सन विल फॉल बैक, तो यहाँ पर जो इंसान होगा, पर्सन विल फॉल बैकवर्ड, तो ये पीछे की तरफ आएगा, ठीक। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आता है, बहुत एग्जाम्पल है इसके, और ये पेपरों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है, इसमें एक जो और एग्जाम्पल है, कभी अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप नाव है, जैसे अभी आजकल महाकुंभ चल ही रहा है ना, कौन कौन जा रहा है दर्शन करने के लिए जरूर बताना, है ना। तो अगर आप देखोगे जरा, इसमें भी एक एग्जाम्पल आता है कि अब नाव से जैसे आप जमीन पर आते हो, तो जब आप आओगे ना, तो आपकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी, नाव पीछे की तरफ जाता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे जरा, एक तो ये होगा, फिर एक पॉइंट ये भी आता है, मान लीजिए यहाँ पर है, ये नाव है, दिखा देती हूँ, मान लीजिए ये नाव है और यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आप है, और यहाँ पानी है, नाव तो यहाँ पर ही होगा, और यहाँ जमीन है। जैसे आप यहाँ कूदे, दूसरी सिचुएशन में, ये हो गई पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन में यहाँ देखना जरा क्या होगा, ये आपका लैंड है, आप इस जमीन पर आ गए, आप इस पे छलांग लगाया आपने, एक यहाँ पैर एक यहाँ पैर, जैसे आपने यहाँ पर किया, ये देखिएगा जरा, ये आपका पानी था, जो नाव है वो बेचारा पीछे आ गया, यानी आप यहां से कूदे, आपकी बॉडी जो है, बॉडी मूव्स फॉरवर्ड, यहां लिखेंगे जरा, बॉडी मूव्स फॉरवर्ड, और यहां पर क्या हो रहा है इस केस में, बोट विल मूव बैकवर्ड, यहां लिखेंगे जरा, बोट विल मूव बैकवर्ड। दिख रहा है आपको? ये भी एक एग्जाम्पल है जो आपको समझ में आना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है। एक और एग्जाम्पल है, इसमें आप कर सकते हैं, नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से क्या होता है, पानी को पीछे ढकेलना पड़ता है, हम तैर रहे हैं तब भी हमें पानी को पीछे ढकेलना पड़ेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो हमें देखने के लिए मिलता है ना। तो ये था आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। कल हम और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर चलते ज़रा, हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, ज़रा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमने जनरल फिजिक्स के कुछ फेनोमेनन या कुछ टर्म थे वो देख लिए, डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, वो हमने देख लिया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर उसके बाद इनका एग्जाम्पल देख लिया हमने, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में देखा, फोर्स और न्यूटन्स लॉ के बारे में देख लिया। फिर आपके पास में फोर्स जो है दो तरीके से हमने देखा, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को देख लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फिर आप इसके एग्जाम्पल,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर ये वाला आपका कंप्लीट होता है टॉपिक। बाकी मैं अलग से आपसे वो भी पॉइंटर्स जो है ना, अलग से हम वो भी डिस्कस करेंगे, जो जनरल उसके अंदर में काफ़ी सारे पॉइंटर्स है जो सिलेबस के अंदर में है। एक आपका है जो है मोशन, वो भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, है ना। तो आई होप क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगे। तो चलते ज़रा क्लास को यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।